पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। भरपूर उपज हेतु कैसे करें असिंचित दशा में गेहूं की खेती। मधुमक्खी पालन कर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। हमारे राज्य में गेहूं की खेती सिंचित और असिंचित दोनों परिस्थितियों में की जाती है। असिंचित परिस्थिति में गेहूं की खेती वर्षा पर आधारित होती है, जहां पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं होती। वैसे हमारे राज्य में ऐसे क्षेत्र कम ही हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में रहने वाले किसान यदि गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो अच्छे उत्पादन के लिए कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई के वक्त किन बातों को ध्यान में रखें। आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रत्नेश कुमार झा से। गेहूं की खेती हेतु उचित मृदा का चुनाव एवं खेत की तैयारी। गेहूं की खेती चाहे सिंचित या असिंचित दशा में करनी हो, दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। सामान्य पीएच वाली जीवांश से भरपूर मृदाएं सोने पर सुहागा का काम करती हैं। बिहार की मिट्टी सामान्य रूप से थोड़ा क्षारीय है। उस रीली भूमियों में खेती पानी की समुचित व्यवस्था होने पर सफलता पूर्वक की जा सकती है। खेतों में जहाँ पर कि नमी पहले से मौजूद है और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, हम लोग असिंचित क्षेत्र की खेती करते हैं। तो असिंचित क्षेत्र की खेती पहले होनी चाहिए। रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले हम लोग असिंचित क्षेत्र की खेती और 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक में हम लोग असिंचित क्षेत्र की करते हैं, ताकि हथिया नक्षत्र में जो बारिश हुई है और या बाढ़ का जो पानी आया हुआ है, उसी पानी की वजह से, नमी की वजह से हम लोग की बुआई हो जाए और 21 माह में जो सिंचाई देते हैं वो सिंचाई देने की भी जरूरत ना पड़े। तो असिंचित क्षेत्र की खेती सबसे पहले करनी चाहिए। अच्छे उत्पादन के लिए हमेशा उन्नत और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार किस्मों का चयन करना चाहिए। तो कौन कौन सी किस्में अपने राज्य में अच्छा उत्पादन देती हैं, आइए जानते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रभेद हैं, जैसे C306 है, उस प्रभेद को लगा सकते हैं। राजेंद्र व्हीट है, उसको तो बहुत सारे ऐसे प्रभेद हैं जिनको आप समय के पहले या जो असिंचित क्षेत्र की खेती के लिए लगा करके और आप उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अमूमन बीज दर 100 जैसे बीज दर डिपेंड करता है कि आप कितना देर लगा रहे हैं। 120 किलो प्रति हेक्टेयर भी है रिकमेंडेशन, 100 किलो भी है, लेकिन जो सामान्य जो समय है लगाने का, हम लोग 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज डालते हैं। जैसे जैसे देर होती जाती है उसी से टिलरिंग की कैपेसिटी जो है गेहूं की, टिलरिंग की जो कल्ले फूटते हैं उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और उसी को मेकअप करने के लिए, पौधे की संख्या को मेकअप करने के लिए या अपने उपज को मेकअप करने के लिए हम लोग बीज की दर को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो अगर लेट से बुआई करते हैं, दिसंबर के लास्ट में करते हैं, तो हम लोग 120 किलो से तक जाते हैं, 125 किलो प्रति हेक्टेयर भी जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सामान्य समय है उसमें 100 किलो प्रति हेक्टेयर ही अनुशंसित है। बीज व बुआई। उचित गुणवत्ता वाले 85% या उससे अधिक अंकुरण क्षमता वाले सही प्रजातियों के स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। बीज उपचार बीटाबैक्स या बेनलेट से 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। बीजों की बुवाई सीधी कतारों में 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करें। सामान्य दशा में बुआई पर कतार से कतार की दूरी
20 सेंटीमीटर रखें। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। गेहूं के फसल से अधिकतम पैदावार लेने हेतु किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर संभव हो तो गोबर एवं कंपोस्ट की खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से 15 दिन से लेकर 1 माह पूर्व प्रयोग करें। जो खाद का की अनुशंसा है वो मिट्टी की जांच के बाद ही पता होना चाहिए, सही साइंटिफिक तरीका वही है। लेकिन जो असिंचित क्षेत्र की है उसमें हम लोग कम डालते हैं, क्योंकि हमारे सिंचाई की व्यवस्था हमारे पास नहीं है और काफ़ी, लेकिन उसमें हम लोग इसलिए कम डालते हैं। 80 किलो नाइट्रोजन डालते हैं और 60 किलो फास्फोरस डालते हैं और 40 किलो पोटास डालते हैं वो तत्व के रूप में। फिर यूरिया और डीएपी के रूप में जो भी होता है उसकी गणना कर लेते हैं हम लोग। लेकिन इसलिए कम डालते हैं कि खेतों में चूँकि सिंचाई नहीं दे रहे हैं तो फर्टिलाइजर को बर्दाश्त करने की क्षमता खेतों में होनी चाहिए, इसलिए हम लोग कम फर्टिलाइजर डालते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन से लगभग सभी लोग परिचित हैं और प्रदेश के बहुत से किसान भाई इसे अपनाकर अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो इस लाभ को देखते हुए अगर आप मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो इसका प्रशिक्षण कहां से लें और व्यवसाय को करते वक्त किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला साबौर के डॉक्टर SN राय। मैं मधुमक्खी के विषय में बताना चाहता हूं, जो मधुमक्खी पालन करते हैं या करने वाले। हम मधुमक्खी पालन कैसे करें, कब करें, इस पर हम जानकारी देना चाहेंगे। प्रशिक्षण हमारे यहाँ से या अन्य जगह से आप प्रशिक्षण लेकर उसका शुरुआत करें। 7 दिनों की प्रशिक्षण होती है के द्वारा ही आप करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा और ज़्यादा इसे फ़ायदा या मुनाफा कमा सकते हैं। अब हुआ कि हम मधुमक्खी पालन कब से करें, कैसे करें और कितने बक्सा से स्टार्ट करें। तो हम चाहेंगे कि आप किसान भाइयों, मधुमक्खी व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए आप 10 से 15 बॉक्सों से शुरुआत करें और इन बॉक्सों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप पुराने मधुपालक भाइयों से भी बॉक्स ले सकते हैं या फिर आप किसी सरकारी संस्था से भी बॉक्स को प्राप्त कर सकते हैं। तथा बॉक्सों को रखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। मधुमक्खी पालन संबंधी क्या क्या हमको सावधानियां रखनी है। बक्सा से बक्सा की दूरी या बक्सा दूसरे बक्सा की दूरी करीब 5 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। इसका मुंह जो है दक्षिण के तरफ या पूर्व के तरफ होना चाहिए कि बक्सा का अभी जो है लेंगे तो उसका मुंह छोटा कर देंगे। या आप नीचे भी बक्सा रख सकते हैं। यदि हमारे चींटी या अन्य का प्रकोप हो रहा है तब हम स्टैंड पर रखेंगे, स्टैंड पर रखेंगे। अदरवाइज जो है हम बक्से को नीचे की तरफ दक्षिण की मुंह या पूर्व के मुंह तरफ जो है कर देते हैं। और करने से ही आपको बहुत से मक्खी जो है अपना कार्य करने लगती है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। या आपको बॉक्स 15 दिन के नहीं अंतराल पर करते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिनों के अंतराल पर जो है हम लोग को बॉक्स की सफाई कर देना चाहिए। बॉक्स की सफाई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं मधुमक्खियों के भोजन के बारे में, क्योंकि समय से भोजन ना मिलने पर मधुमक्खियों की मौत हो जाती है। तो कृत्रिम भोजन तैयार करने के लिए आप 1 किलोग्राम चीनी 1 लीटर पानी को गर्म करके तैयार कर लें। इसके बाद प्रति बक्से 1 किलोग्राम के हिसाब से रख दें, जिससे मधुमक्खियां अपना भोजन प्राप्त कर सकती हैं। उसमें सल्फर और हल्दी का मिक्सचर जो है साफ कर उसमें 5 ग्राम प्रति बक्सा की तरफ जो है साइड में या नीचे की तरफ जो है भुरकाव कर देना चाहिए और साफ रहना चाहिए। यदि हो सके तो ब्लू लैंप से भी जो है उसको माइट को भी झुलसा देना चाहिए। या आपको किसी प्रकार का रोग लग गया है तब जो है उस समय मिथाइल सैलिसिलेट 4 ml प्रति भाल के अनुसार जो है बक्से में देना चाहिए, जिससे कि हमारा मक्खी जो है
तंदुरुस्त रहे और किसी तरह का उसमें रोग व्याधि डेवलप नहीं करे। यदि अधिक माइट का प्रकोप हो उस समय जो है हमको चाहिए एक फॉर्मिक एसिड आता है, उसको भी 4 ml प्रति बॉक्स जो है देना चाहिए। यदि बॉक्स की मधुमक्खी की संख्या कम हो तो उसे दवा को भी कम कर सकते हैं। ये हमारा भोजन का अब रहा, 4 दिन पर भोजन जो है मधुमक्खी को देना चाहिए। तो यदि हनी लेना है तो हम लोगों को 7 दिन पर या 12 दिन पर हनी लीजिए। यदि 6 से या 7 दिन पर लेते हैं तो हमारा हनी जो है कच्चा हनी मिलेगा। यदि 10 से 12 दिन पर हम हनी लेंगे तो वो पक्का मिलेगा। एंटीबायोटिक्स देते हैं या सल्फर देते हैं और या फॉर्मिक एसिड दे, उस समय दवा का मधु निष्कासन के समय दवा का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इस तरह से जो है हमारे मधुमक्खी से पालन से बहुत से फायदे हैं। आगे और भी हैं बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में धीरे धीरे सर्दी का आगमन हो रहा है और लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। इस वजह से ठंड बढ़ रही है और बदलते मौसम में मुर्गियों के प्रबंधन में थोड़ी सी भी असावधानी होने पर उनमें विभिन्न बीमारियां होने का खतरा रहता है। ऐसे में किसान भाई सर्दियों के आरंभ के दिनों में मुर्गियों की देखभाल किस तरह से करें, क्या कुछ सावधानियां बरतें, आइए जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र सिंह से। सर्दी का सीजन आ रहा है, तो सर्दी में हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमें अपने मुर्गी पालन में, जैसे आप सब जानते हैं कि मुर्गी पालन 2 तरीके का होता है। एक तो मीट पालन होता है जिसमें हम ब्रॉयलर रेज करते हैं, और दूसरा होता है अंडों के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है। ठंड के मौसम में मांस एवं अंडे वाली मुर्गियों की अत्यधिक मृत्यु होती है, इसलिए हमें इस समय मुर्गियों के आवास में उचित तापमान बनाए रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए आवास में कौन से प्रबंधन करें, आइए जानते हैं। लेकिन सर्दियों में सबसे पहले हमें ब्रूडिंग करनी पड़ती है। जो सबसे चूजे की अवस्था है, चूजे की अवस्था को सर्दियों के दिनों में ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा उपक्रम या करना पड़ेगा जिससे हम ज़्यादा टेम्परेचर दे सकें। और इस पीरियड को जब तक हम एक्स्ट्रा हीट देते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं। हम बल्ब भी लगाते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब जिसको बोलते हैं, इंफ्रारेड बल्ब यूज़ करते हैं, गैस हीटर यूज़ करते हैं, बुखारी भी यूज़ करते हैं, तारकोल भी यूज़ करते हैं, और ऑटोमेटिक ब्रूडर आते हैं जिनमें थर्मोस्टेट कंट्रोल भी लगा होता है। तो उस प्रकार से ब्रूडिंग करते हैं। ठंड के प्रकोप से मांस वाली बड़ी मुर्गियों को बचाने के लिए हमारे मुर्गी पालक भाई कौन सा सस्ता और सरल तरीका अपनाएं, आइए जानते हैं। सर्दियों के लिए जो हमारे मुर्गी पालक भाई गलती करते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है, जो वो ये है कि वो पल्ली बांध देते हैं और वो पल्ली ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जबकि जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई आपकी पल्ली को नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए विंडो में। ब्रॉयलर में 1 स्क्वायर फीट एक बर्ड है ना, प्रति ब्रॉयलर 1 स्क्वायर फीट की जगह काफी है जब हम डीप लीडर मीन्स बिछावन पे पालते हैं। और लेयर हमारी ज्यादातर हमने देखा है केज सिस्टम में पाली जाती है, मतलब उनके लिए पिंजरे बने होते हैं। उसमें देखने में आया कि कम से कम हम जितना स्थान अगर उन मुर्गियों को बिछावन में पाले उसके कंपैरिजन में 1/3 तीसरा हिस्सा ही देखते हैं हम। ठंड के मौसम में मुर्गियों के शरीर का उचित वृद्धि व विकास हो, इसके लिए आपको मुर्गियों की उम्र के हिसाब से दाना तो बदल कर देना ही है, साथ ही साथ दाना संतुलित भी हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा, तभी आप मुर्गी पालन से अधिक लाभ ले सकते हैं। मुर्गियों में जो दाना है उसके भी 3 भाग है। तो 0 से 8 सप्ताह में आपका 20% प्रोटीन होगा, 8 से 18 में आपका प्रोटीन 16% होगा,
और 18 सप्ताह के बाद वाला जो प्रोटीन है वो 18% होगा। मुर्गी अंडे देना स्टार्ट करती है 20 सप्ताह की अवस्था के बाद हमें अंडे मिलने चाहिए। 20वां 21वां सप्ताह के अंदर अंदर आपकी मुर्गी ने अंडा देना स्टार्ट कर देना चाहिए। उस समय 100 ग्राम प्रति मुर्गी आपको दाना उनको खुआना चाहिए। जो प्रारंभिक अवस्था है जैसे ब्रॉयलर है, आपको इसके दाने में आप एनर्जी सोर्स बढ़ाएं। एनर्जी बढ़ाने के लिए ब्रॉयलर में खासकर आप 2 से 5% वेजिटेबल ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। ब्रॉयलर है जो चूजा है 0 डे पे ही मैरेज डिजीज की वैक्सीनेशन है उसको करवाएं। 0 डे का मतलब है कि उस दिन उसके पेट में कुछ ना हो, स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। उसके बाद आपने चूजों को पहले मीठा पानी दें और उसके आध घंटे के बाद आप उनको जो मक्का का आपने चूरा बना रखा है उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें रानीखेत और गुम्बोरो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हैं आपकी ब्रॉयलर की 5 से 6 सप्ताह के बीच में, तो आप इनका टाइमिंग पे वैक्सीनेशन करवाएं। हमने देखा जैसे ही बीमारी आ जाती है उसका इलाज करने के बावजूद भी हमारी प्रोडक्टिविटी उस लेवल पर नहीं पहुंचती। इसलिए बीमारियों का सबसे बढ़िया साधन है कि आप उनकी वैक्सीनेशन पर जोर दें। आपके फार्म पे आई है या नहीं आई है इस चीज का इंतजार ना करें, वैक्सीनेशन को पूरा फॉलो करें। इस प्रकार से अगर आपने सारी मैनेजमेंट कंडीशन ठीक रखी है तो आपका मुर्गा 35 से 37 दिन के बीच में 2 किलो के आसपास का बॉडी वेट ले लेगा और इस एज पे आप मार्केट में उसको बेच दे, जिससे अगर इससे ज्यादा आप अपने पास रखेंगे तो उसकी फीड एफिशिएंसी मतलब बढ़ जाएगी, वो 1.8 से भी अबव हो जाएगी और दाना ज्यादा खाएगा, मीट कम पालन करेगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला वैशाली से देवाशीष पासवान जी, आप अन्नदाता के माध्यम से नींबू के बाग में लगने वाले पर्णसुरंगक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देवाशीष जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नींबू वर्गीय जो फल वृक्ष है उसमें हम लोग ऐसा देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो लीफ माइनर का प्रकोप काफ़ी देखा जाता है और इससे नींबू के फसल के उत्पादन पर काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ता है। जो लीफ माइनर है उसको आप देखेंगे तो इसका जो शिशु अवस्था है, इसके जो वयस्क मादा है यह अपना अंडा पत्तियों के बीच में दे देती है और अंडा से शिशु निकलने के बाद शिशु पत्तियों के बीच में ही एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ घूमती रहती है, जिसके कारण पूरे नींबू के पत्तियों पर सफ़ेद रंग का धारी बन जाता है और उसी में काला रंग का यह जो इसका शिशु है वह कहीं पर दिखाई देता है बैठा हुआ, और जो बाद में उससे निकलकर जो इसका वयस्क है पुनः दूसरे पत्तियों पर या दूसरे जगह नींबू पर उसका प्रकोप होता है और काफी नुकसान होता है। नींबू वर्गीय बागों में आजकल पर्णसुरंगक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पत्ती की हरितमा को खाता है, साथ ही पौड़ कीट पत्तियों को एक साथ लपेटकर उसमें जीवन यापन करता है, जिससे पत्तियां अपना भोजन बनाने का कार्य बंद कर देती हैं और फलन कम होता है। इस प्रकार की हानि को रोकने के लिए इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस दोनों से निजात पाने के लिए हम अगर छिड़काव करते हैं किसी कीटनाशी का तो निश्चित तौर पर अगर हम नीम कीटनाशी का छिड़काव करें, नीम ऑयल का छिड़काव करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अमूमन जो नींबू का फसल है हम अपने घर के आसपास किचन गार्डन में लगाते हैं और 2-4 पौधे 5 पौधे हमारे पास किसान भाइयों के पास होता है, तो उस पर अगर हम नीम कीटनाशी का प्रयोग 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसान भाइयों, इन प्रबंधनों को अपनाने के बाद भी अगर इस कीट का प्रकोप बढ़ता है तो आपको रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। अगर हम रासायनिक कीटनाशी की बात करें तो हम मोनोकोटोफॉस 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, या आप प्रोफेनोफॉस
2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, या ट्राइजोफॉस 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस कीट को हम नियंत्रित कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे बाजार भाव हेतु सिंघाड़े की तुड़ाई एवं बाद में किए जाने वाले प्रबंधन। रबी मौसम में मक्के की भरपूर उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक खेती। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041925155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।